मैं सच में दंग रह गया था। बस मुझे अपनी वाइफ पर पैसे खर्च करने थे और तुरंत मुझे 10 गुना रिटर्न मिल जाता था। शक भरे एटीट्यूड के साथ मैंने अपनी वाइफ के लिए 5 रुपए की एक मिनरल वाटर खरीदी और सच में मेरे बैंक कार्ड में 50 रुपए आ गए। मैं एक्साइटेड हो गया। अगर मैं लगातार वाइफ पर पैसे खर्च करता रहूं तो क्या मैं बिलियनर नहीं बन जाऊंगा? कार और हाउस तो कोई बड़ी बात ही नहीं रह जाएगी। मैं बहुत इमोशनल हो गया। पहले मैं एक बहुत बड़ा पुअर गाय था, शादी के दहेज के पैसे भी नहीं जुटा पाता था। सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देती थी। लेकिन मेरी प्यारी वाइफ ने बिना सोचे समझे फैमिली रजिस्टर चुराकर भी मुझसे शादी कर ली। लेकिन अब मैं अलग हूँ। मैं सबसे बेस्ट लाइफ जीऊंगा और जो लोग मुझे नीचा समझते थे उन्हें जोरदार इंसल्ट दूंगा। स्पेंडिंग पर 10 टाइम्स रिटर्न का मतलब है जितना ज्यादा खर्च करूं उतना ज्यादा रिबेट मिलेगा। ये सोचकर मैंने अपनी वाइफ जाओ चिंगसुए का हाथ पकड़ा और सीधे एक बहुत लग्जरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में घुस गया। अरे यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। इस रेस्टोरेंट में पर पर्सन 1000 रुपए से ज्यादा खर्च होता है। अभी हमें हाउस और कार के लिए पैसे बचाने हैं। जाओ चिंगसुए को लगता था कि कुछ 100 रुपए की बारबेक्यू और क्रेफिश खाना ही लग्जरी होता है, तो इतनी महंगी जगह कैसे आ सके। लेकिन उसने मेरा एक्साइटेड चेहरा देखा तो मूड खराब नहीं किया। रेड इवनिंग ड्रेस, छोटी सी, आप दोनों। मैं जाओ चिंगसुए को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके छोटे एक्सप्रेशन देकर ही समझ जाता हूँ कि वो क्या सोच रही है। इसलिए मैंने क्वाइटली उसका हाथ हटवाया और काल्मली वेटर से कहा। वेटर मुस्कुराते हुए हमें विंडो के पास सीट पर ले गया। आप दोनों क्या ऑर्डर करेंगे? जो खाना है फ्रीली ऑर्डर करें। जाओ चिंगसुए ने केयरफुली वो स्टाइलिश मेन्यू खोला। उसमें डिशेस तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उनके पास लिखी प्राइस देकर उसे चक्कर सा आने लगा। एक छोटा सा केक ही है, ये 200 से ज्यादा कैसे हो गया? इसमें खास क्या है? 200 में तो 3 किलो क्रेफिश आ जाते हैं, 2 रशियन मैश पोटैटो सैलड, 2 एंगस स्टेक, एक रास्पबेरी चीज लावा केक और एक बॉटल ग्लोरिया सॉल्ट पाउडर पोर्ट वाइन ले आओ। जाओ चिंगसुए के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखकर मैंने बिना सोचे सीधे ऑर्डर कर दिया। ठीक है। वेटर के जाने के बाद जाओ चिंगसुए के चेहरे पर दर्द वाला एक्सप्रेशन आ गया। हस्बैंड तुम इतने केयरलेस मत बनो, ये बहुत महंगा है। वो वाइन ही 1000 से ज्यादा की है। जाओ चिंगसुए सोच रही थी कि दोनों मिलकर 1000 में काम हो जाएगा, लेकिन मैंने एक वाइन ही 1000 की ले ली। ऊपर से स्टेक और डिजर्ट मिलाकर 3-4 हजार हो जाएंगे। उसका दिल दुख रहा था। हस्बैंड तुम्हें अच्छा खाना खिला रहा हूँ, फिर ये एक्सप्रेशन क्यों है? आज हमारी शादी का पहला दिन है। भले ही उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने सोचा अब ऑर्डर हो गया है तो खाना वेस्ट क्यों करें। इसलिए जाओ चिंगसुए ने स्टेक और केक सब साफ खा लिया और एक्स्ट्रा 2 ग्लास वाइन भी पी ली। सर, आपका टोटल बिल 3656 है। कार्ड से पेमेंट। बिल देते समय मेरा गला सूख गया। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी वाइफ जाओ चिंगसुए पर 3656 खर्च किए और आपको 10 गुना रिटर्न में 36,560 मिले जो आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। सिस्टम की आवाज मेरे कान में आई। एक मील में करीब 40,000 मिल गए, जिससे मैं मुस्कुरा दिया। ये सिस्टम सच में काम का है। लेकिन मेरी तरफ जाओ चिंगसुए प्राइस सुनकर पूरी तरह होश में आ गई। ये रेस्टोरेंट बहुत लूटा है। एक स्टेक के 700-800। ये स्टेक नहीं, आधी गाय बेच रहे हैं। रेस्टोरेंट से निकलते ही जाओ चिंगसुए नॉन स्टॉप कंप्लेन करने लगी। मैं उसकी क्यूट कंप्लेन सुनते हुए उसे मॉल में ले गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोन 3 साल पुराना है, तुम्हें नया फोन दिलाता हूँ। नया फोन क्यों? आजकल फोन फैंसी होते हैं लेकिन यूजफुल नहीं। पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जाओ चिंगसुए नहीं जाना चाहती थी। उसे भी लेटेस्ट फ्रूट फोन चाहिए था, लेकिन हाउस और कार के लिए सेविंग सोचकर रुक गई। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मैंने उसे मना करने का मौका नहीं दिया और सीधे फ्रूट स्टोर में ले गया और लेटेस्ट फ्रूट 12 प्रो मैक्स की तरफ गया। इसका टॉप मॉडल 12,000 का है। प्राइस देकर जाओ चिंगसुए का मन ही नहीं किया और वो मुझे खींच कर ले जाने लगी। चलो हस्बैंड, तुम्हें पिंक कलर पसंद है लेकिन इसमें नहीं है तो ग्रेफाइट कलर ले लेते हैं जो तुम पर अच्छा लगेगा। मैंने काउंटर पर खड़ी स्टाफ को मुस्कुरा कर कहा, इसे पैक कर दो। जी सर। इसका प्राइस 11,999 है। कार्ड या कैश? कार्ड। जब हम अंदर आए तो स्टाफ ने हमें ज्यादा अटेंशन नहीं दिया क्योंकि हम सिंपल कपड़ों में थे और पुराने फोन इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब मैंने तुरंत खरीद लिया तो उसका एटीट्यूड बदल गया और उसने फोन अच्छे से पैक किया और सर्विस भी अच्छी हो गई। मैडम, आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, स्टाफ ने जाओ चिंगसुए को देकर कहा। जाओ चिंगसुए खुश हुई लेकिन बोली, ये बस पैसे वेस्ट करता है, मेरी बात नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुराया। सिस्टम ने अभी 12,000 रिटर्न दे दिए थे। फोन खरीदते ही मेरी वैल्यू डबल हो गई। पहले मैं साल भर में करीब 10,000 बचाता था, लेकिन अब खाना और फोन मिलाकर 15,000 मिल गए और अब मेरे अकाउंट में 25,000 हैं। अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल डायमंड रिंग खरीद सका हूँ। जाओ चिंगसुए मुझे डांट रही थी लेकिन नया फोन लेकर बहुत खुश थी और बाहर निकलते ही फोटोज लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि इतने महंगे फोन पर फ्री गिफ्ट लेना भूल गई। मैंने कहा, गिफ्ट छोड़ो, डायमंड रिंग लेते हैं, और उसे सीधे दूसरे फ्लोर के टिफनी स्टोर में ले गया। टिफनी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है। जाओ चिंगसुए को इसके बारे में पता था। उसने मैगजीन्स में इसके रिंग्स देखे थे, उसे भी चाहिए था, लेकिन उसे लगता था कि डायमंड लेना सही नहीं क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा स्टेबल होती है। वो ग्लास काउंटर में रिंग्स देखते हुए धीरे से मुझसे बोली, ये बहुत महंगे हैं, डायमंड क्यों लें, गोल्ड लेते हैं, हम देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे पता नहीं क्यों अचानक आंखों में हल्की सी जलन सी महसूस हुई। स्कूल में सबके सामने मजाक बने रहने वाले मेरे जैसा इंसान जाओ चिंगसुए को चाहने वाले अमीर लड़कों की कमी नहीं थी। उसकी कंडीशन के हिसाब से वो आसानी से किसी अच्छे फैमिली वाले बॉयफ्रेंड को चुन सकती थी। बाकी लड़कियों की तरह फेस्टिवल्स पर नए फोन, महंगे कॉस्मेटिक्स और सुंदर बैग्स पा सकती थी, लेकिन उसने मुझे ही चुना। तुम्हें कौन सा पसंद है? जो चाहो चुन लो, मैं सब खरीद दूंगा। मेरी बात सुनकर जाओ चिंगसुए हैरान रह गई और पलटकर मुझे डिसबिलीफ के साथ देखने लगी। सुयान, तुम हद कर रहे हो। आज हमने ऑलरेडी इतना खर्च किया है खाना और फोन पर। मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ। अब डायमंड रिंग लेना ज्यादा हो जाएगा। हमने पहले ही तय किया था कि ऐसे फैंसी और नॉन
नॉन प्रैक्टिकल चीजें नहीं खरीदेंगे। वो मुझे डांट रही थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी नजर ग्लास काउंटर में रखी एक गोल येलो डायमंड रिंग पर टिक गई। अगर मुझे सही याद है तो जाओ चिंगशुए ने पहले मैगजीन में ये रिंग देखी थी, तब उसकी प्राइस मैंने नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ उसकी प्राइस 22 लाख थी। यही ले लेते हैं, मैंने जाओ चिंगशुए से पूछा, लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही मैंने स्टाफ से कहा, इसे निकाल कर मेरी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराओ। सर, ये रिंग हमारी समर लिमिटेड एडिशन है जिसकी प्राइस 22 लाख है। हमारे कपड़े बहुत साधारण थे और हम ऐसे लग रहे थे जैसे बेसिक रिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए स्टाफ की आंखों में साफ इंपेशंस और डिसरिस्पेक्ट दिख रहा था। कोई भी हमें सर्व करने नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, अगर खरीद नहीं सकते तो देखने क्यों आए हो, 22 लाख ये बहुत महंगा है, चलो यहाँ से चलते हैं। जाओ चिंगशुए ने मेरा स्लीव पकड़कर धीरे से कहा, कोई है जो हमें ये दिखाएगा। रिंग खरीदने आए और ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन आज मेरा अच्छा दिन था, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया और फिर से स्टाफ से पूछा। उनमें से एक स्टाफ मेरे कॉन्फिडेंस और इंसिस्ट देकर थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन फिर रिंग निकाल कर मुझे दे दी और मुस्कुराकर बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराइए, ये येलो डायमंड प्यूरिटी और फॉरएवर लव को रिप्रेजेंट करता है और आपकी गर्लफ्रेंड पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जाओ चिंगशुए को रिंग पहनाई तो वो परफेक्टली फिट थी, बिना कुछ बदले, इसलिए मैंने तुरंत कहा, इसे पैक कर दो। मेरी बात सुनकर जाओ चिंगशुए शॉक हो गई और स्टाफ भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसने रिंग सिर्फ कर्टेसी में दिखाई थी, उसे नहीं लगा था कि हम खरीदेंगे, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंट बिहेवियर ने उसे भी सरप्राइज कर दिया। आमतौर पर अमीर लोग भी इतनी एक्सपेंसिव रिंग खरीदने से पहले सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे 22 लाख कुछ भी नहीं। तभी पीछे से एक अजीब सी बनावटी आवाज आई, अरे शाओक्शु, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक पेमेंट नहीं किया क्या? ये लिनमो थी जो कॉलेज में ग्रीन टी गर्ल के नाम से जानी जाती थी। जाओ चिंगशुए ने कहा, तुम यहाँ? लिनमो ने फेक स्माइल के साथ कहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ रिंग देखने आई हूँ, और अपनी कार्टियर ब्रेसलेट दिखाते हुए बोली। फिर उसने एडवाइस देने के टोन में कहा, जाओ चिंगशुए, हमें चीजें खरीदे वक्त कंपेयर करना चाहिए और बेस्ट वैल्यू वाला लेना चाहिए। जैसे रिंग यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। अर्ली टून के अंडरग्राउंड मार्केट में सस्ती रिंग्स मिलती हैं जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगी। उसके टोन में केयर था, लेकिन असल में वो इंसल्ट कर रही थी। उसका हस्बैंड बोला, तुम खुश रहो, बस जो चाहो खरीद लो। लिनमो ने स्वीट बनकर कहा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, 5-6 लाख की रिंग काफी है। लेकिन उसकी आंखों में डिससैटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड हाई सैलरी होने के बावजूद कंजूस था और बड़ी मुश्किल से उसने उसे रिंग दिलाने के लिए मनाया था। उसे पता था कि उसे ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग नहीं मिलेगी, लेकिन 5-6 लाख की रिंग भी दिखाने के लिए काफी थी। तभी मैंने जाओ चिंगशुए के कंधे पर हाथ रखकर लिनमो से कहा, सॉरी, मेरी वाइफ इतनी सस्ती रिंग्स नहीं देती, इसलिए तुम्हें रेकमेंड नहीं कर सकते। ये सुनकर लिनमो का स्माइल तुरंत गायब हो गया। वो शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन मेरी बात से उसका इंसल्ट हो गया। उसने सोचा मैं सिर्फ दिखने में अच्छा हूँ और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम ये रिंग खरीद सकते हो? लेकिन अगले ही पल वो शॉक हो गई, क्योंकि मैंने स्टाफ से कहा, क्या देख रही हो, जल्दी पैक करो, और अपना कार्ड दे दिया। स्टाफ ने तुरंत रिस्पेक्ट के साथ रिंग पैक की और कार्ड रिटर्न किया। रिंग लेकर हम जाने लगे और जाते वक्त मैंने लिनमो से कहा, मेरी वाइफ को 5-6 लाख की रिंग्स अगली लगी, इसलिए उसने देखी भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए उनमें कुछ अच्छा मिल जाए। ये सुनकर लिनमो गुस्से से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। जाओ चिंगशुए भी हंस पड़ी। शॉप के स्टाफ भी सब देख रहे थे और लिनमो शर्म से जल रही थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और एटीट्यूड दिखाने लगी और 20 लाख की रिंग्स देखने लगी। करीब 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी देखते हुए भी वो कभी डायमंड को इम्परफेक्ट बताती तो कभी डिजाइन को आउटडेटेड कहती रही और आखिर में सिर उठाकर चली गई। सच में कितना शो ऑफ करती है। हाँ, सही कहा। जब रिंग देख रही थी तब तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे बस लेने ही वाली है, और अब कह रही है रिंग अगली है। ऐसे लोग भी होते हैं क्या, नहीं खरीद सकते तो सीधा बोलो ना। सच में क्लासिक सावर ग्रेप्स वाली बात है। शॉप के स्टाफ सामने तो लिनमो और उसके हस्बैंड से पोलाइटली बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर गए तुरंत उनके चेहरे पर डिसरिस्पेक्ट दिखने लगा। सबने मिलकर उनकी कंप्लेन की और फिर उस स्टाफ को देकर बोले, जिसने तुम्हें और जाओ चिंगशुए को अटेंड किया था, यूए आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो लड़का देखने में तो सिंपल लग रहा था, लेकिन निकला बहुत रिच। हाँ यार, 22 लाख की रिंग बिना सोचे खरीद ली और दिखने में भी इतना स्मार्ट। सच में लकी है उसकी वाइफ। ये वही टाइप का आदमी है जो खुद कम खर्च करता है, लेकिन वाइफ को खुश रखने के लिए सब करता है। यूए भी बहुत खुश थी, क्योंकि इस एक सेल से उसका पूरा वीक का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने कहा, सही है पार्टनर, ऐसा होना चाहिए जो वाइफ को पैम्पर करे। लेकिन जाओ चिंगशुए को ये सब नहीं पता था। आज 20 लाख से ज्यादा खर्च होने से वो अभी भी नर्वस थी। उसने देखा कि तुम अभी भी एक्साइटेड हो और शायद कॉस्मेटिक्स देखने का सोच रहे हो, तो उसने जल्दी से तुम्हें घर ले गई। घर पहुंचते ही उसने तुम्हें पकड़कर पूछा, सच बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? कहीं तुमने अपनी सारी सेविंग तो खर्च नहीं कर दी? अपने हाथ में बड़ी सी रिंग को देखते हुए वो तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारा चेहरा पकड़कर पूछने लगी। तुमने कहा कि मैंने हाल ही में कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ये उसी का बोनस है। सिस्टम वाली बात तुम उसे बता नहीं सकते थे, और बताने पर भी वो शायद बिलीव नहीं करती, इसलिए तुमने ये एक्सक्यूज दे दिया। ये सुनकर जाओ चिंगशुए और ज्यादा परेशान हो गई और बोली, क्या बोनस मिला तो तुम ऐसे ही खर्च कर दोगे? ये तो हमारे हाउस का डाउन पेमेंट था। तुमने मजाक में कहा तो क्या रिंग वापस कर दें? शायद 10-15 लाख वापस मिल जाए। जाओ चिंगशुए तुरंत सीरियस होकर बोली, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, ये मेरी रिंग है, तुम इसे वापस नहीं कर सकते। और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे तुम सच में उससे रिंग छीन लोगे। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वो थकर सो गई। तुमने उसके सोने के बाद उसके फॉरहेड पर हल्का सा किस किया और फिर उसका फोन उठाकर उसका शॉपिंग ऐप ओपन किया। जाओ चिंगशुए को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ चीजें देखती थी, पसंद आने पर कार्ट में डाल देती थी, लेकिन रेयरली खरीदी थी। तुम कई बार उसका पूरा कार्ट खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। अब अकाउंट में 2 मिलियन से ज्यादा थे, तो तुमने बिना
सोचे उसका पूरा कार्ड चेकआउट कर दिया। उसमें मोस्टली ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज थी और टोटल करीब 12 लाख हुआ। इससे तुम्हें 1.2 मिलियन का रिटर्न मिला और पहले के पैसे मिलाकर अब तुम्हारे अकाउंट में लगभग 3.7 मिलियन हो गए। इतने पैसे शायद बड़े शहर में हाउस खरीदने के लिए कम हो, लेकिन कार खरीदने के लिए काफी है। ये सोचते हुए तुम जाओ चिंगशुए को गले लगाकर सो गए। अगले दिन सुबह तुमने अपनी आंखें मली और जाओ चिंगशुए का सुंदर सा चेहरा तुम्हारे सामने था। वो बोली, ओ लेजी पे गुड जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद जाओ चिंगशुए ठोड़ी पर हाथ रखकर एक्साइटेड होकर प्लान बनाने लगी कि आज छुट्टी है तो कहाँ घूमने जाए। उसने फोन निकालकर गाइड देखने लगी कि कहाँ टिकट और ट्रैवल का खर्च कम पड़ेगा, लेकिन तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए तुमने उसका फोन रखवा दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए। जाओ चिंगशुए भोलेपन से तुम्हारे पीछे चल पड़ी, लेकिन कल के बड़े खर्च को याद करके उसने तुम्हें वार्न किया कि आज मुझे एक्सपेंसिव जगह मत ले जाना, 100 रुपए से ज्यादा का खाना मैं भूखी रह जाऊंगी, पर नहीं खाऊंगी। तुमने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लो बजट जगह ले जाऊंगा। ये सुनकर वो मान गई और तुम्हारे साथ चल पड़ी। लेकिन जब मेट्रो से उतरकर वो डेस्टिनेशन पर पहुंची और 4S शोरूम का बड़ा सा बोर्ड देखा तो वो शॉक हो गई। ये है तुम्हारी लो बजट जगह। तुम उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोले, हम बस एक 1-2 मिलियन की कार ही लेंगे, करोड़ों वाली स्पोर्ट्स कार्स को तो हम देखेंगे भी नहीं। तुम उसे खींचते हुए अंदर ले गए और उसके सैड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया। ये शोरूम बहुत बड़ा था जिसमें 3 फ्लोर थे। पहले फ्लोर पर नॉर्मल कार्स थी जिनकी प्राइस आमतौर पर 1 मिलियन से कम थी, दूसरे फ्लोर पर मिलियन रेंज की कार्स थी और तीसरे फ्लोर पर सिर्फ VIP मेंबर्स ही जा सकते थे। इसलिए तुम जाओ चिंगशुए को सीधे दूसरे फ्लोर पर ले गए। पहले फ्लोर पर वो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन दूसरे फ्लोर पर आकर वो रिलैक्स्ड हो गई क्योंकि उसे पता था कि यहाँ की कार्स तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने एक रेड पोर्शे कायन पसंद कर ली और सेल्स गर्ल को बुलाकर पूछा, इसकी प्राइस क्या है। सेल्स गर्ल ने तुम्हें पहले ही देख लिया था और उसे लगा कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो पहले इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब तुमने बुलाया तो उसने कैजुअली कहा, इंश्योरेंस मिलाकर इसकी प्राइस करीब 2.2 मिलियन है। तुमने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है मैं ये लेता हूँ। ये सुनकर जाओ चिंगशुए और सेल्स दोनों शॉक हो गए। तुमने फिर कामली रिपीट किया कि मैं यही कार ले रहा हूँ। जाओ चिंगशुए कुछ बोल नहीं पाई और तुम्हारी शर्ट खींचने लगी, लेकिन तुमने इग्नोर किया और सेल्स से कहा, कार्ड स्वाइप करो। सेल्स तुरंत एटीट्यूड बदलकर तुम्हें VIP एरिया में ले गई और प्रोसेस शुरू कर दिया। तुमने जाओ चिंगशुए के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये कार मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ ताकि वो आराम से ऑफिस जा सके। सेल्स ने जाओ चिंगशुए की खूब तारीफ की और कहा, तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। थोड़ी देर बाद जाओ चिंगशुए शांत हो गई। तभी सिस्टम की आवाज आई कि जाओ चिंगशुए के लिए 2.2 मिलियन की पोर्शे खरीदने पर तुम्हें 20 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है और साथ में बोनस में एक फेरारी लाफेरारी भी मिली है। ये सुनकर तुम अंदर से बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा सुपर कार मिल गई। लाफेरारी जैसी कार करोड़ों की होती है और तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कार होगी। तुम एक्साइटमेंट में खो गए। तभी जाओ चिंगशुए ने गुस्से में कहा कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, और गुस्से में एक ग्रेप खा लिया। फिर तुमने हंसते हुए कहा कि हम एक हाउस भी खरीद लेते हैं। ये सुनकर वो फिर सीरियस हो गई और बोली, अभी हाउस बाद में देखेंगे, ये कार ही तुम्हारे सारे पैसे खत्म कर चुकी होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि फ्यूचर में हम मेहनत करके हाउस जरूर लेंगे और सस्ता एरिया में बड़ा फ्लैट लेना बेटर होगा बजाय महंगे एरिया के छोटे हाउस के। तुमने उसकी बात याद रख ली और उसे देखते रहे क्योंकि वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली वरी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने उसके लिए एक्सपेंसिव रिंग और कार खरीदी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि तुमने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी हैं। शायद उसके पेरेंट्स ने भी तुम्हारी हेल्प की हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दोनों VIP एरिया में चाय पी रहे थे और तुम सिस्टम के रिवॉर्ड के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि अब तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है और अब तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। जाओ चिंगशुए अभी भी तुम्हें समझा रही थी कि पैसे बचाना जरूरी है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे काल्म करते हुए कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अब तुम उसे हर वो चीज दोगे जो उसने कभी चाही थी और फिर उसे अपने पास खींचकर आराम से उसके साथ बैठ गए। वो सोच रही थी कि हम तो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, इतना पैसा आखिर आता कहां से है जो ऐसे खर्च हो रहा है। लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि शायद तुम्हें गिल्ट है और तुम उसे मटेरियल चीजों से खुश करना चाहते हो। तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड की हन का मैसेज आया कि आज वीकेंड है, दोपहर में हॉट पॉट खाने चलें। मैंने एक बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट ढूंढा है। जाओ चिंगशुए थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने तुमसे पूछा, तुमने लोकेशन देखी तो वो 4S शोरूम के पास ही थी, इसलिए तुमने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि हम कार लेकर आते हैं, तब तक वेट करो। इस बार तुमने कार फुल पेमेंट में खरीदी थी, इसलिए सेल्समैन भी बहुत पोलाइट हो गया और पूरी सुबह में सारे पेपर वर्क और इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट कर दिए। उधर ची हन पहले ही कार लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर की कंडीशन ठीक थी और उसे अकेले मैजिक सिटी में स्ट्रगल करते देख उसके घर वालों ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसे एक 1 लाख की ग्रेट वॉल कार दिला दी थी। भले ही कार बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन रोज मेट्रो में भीड़ झेलने और बाहर जाने पर कैब के पैसे देने वालों के लिए वो काफी कंफर्टेबल लाइफ थी। कभी कभी जाओ चिंगशुए भी उसकी कार यूज करके शॉपिंग चली जाती थी। कार लेने के बाद तुम दोनों भी रेस्टोरेंट पहुंच गए। चीहान बार बार मैसेज कर रही थी तो जाओ चिंगशुए ने रिप्लाई किया कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन चीहान को कोई दिखा नहीं। तभी उसके सामने एक रेड पोर्शे कायन आकर रुकी। नई चमचमाती पोर्शे देखकर वो थोड़ी जेलस हो गई क्योंकि पुराने मॉडल भी 1 मिलियन से ऊपर के आते हैं और ये तो लेटेस्ट मॉडल था, कम से कम 2 मिलियन का होगा। वो सोचने लगी कि वो कब ऐसी कार चलाएगी। तभी पैसेंजर डोर खुला और जाओ चिंगशुए बाहर निकली। उसे देखकर की हन शॉक हो गई और मजाक में बोली कि पोर्शे चलाने वाला ड्राइवर भी कितना मेहनती है। जाओ चिंगशुए हंसते हुए बोली, ये कार मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे लिए खरीदी है। ये सुनकर चीहन और भी शॉक्ड हो गई और बोली, मजाक मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, वो कैसे ये कार खरीद सकता है। उसका
उसका ये कहना इंसल्ट नहीं था। अगर 2-3 लाख की कार होती तो वो मान लेती, लेकिन ये पोर्श कायन थी। और सुबह ही उसने जाओ चिंगशुए की रिंग वाली पोस्ट देखी थी। 1 साल पहले ग्रेजुएट हुई लड़की के पास इतने पैसे होना पॉसिबल नहीं था। तुमने कहा तुम लोग अंदर जाओ, मैं पार्किंग करके आता हूँ। जाओ चिंगशुए ने तुम्हें जल्दी आने को कहा और तुम्हारे गाल पर किस किया। ये सब देखकर चीहान को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। फिर दोनों अंदर जाकर बैठ गई। चीहान ने फिर पूछा, क्या ये कार सच में तुम्हारी है? जाओ चिंगशुए ने हाँ कहा। और तुमने मजाक में कहा कि मैं नहीं चाहता था इतनी महंगी कार, लेकिन इसने इंसिस्ट किया। चीहान ने कहा तुम बहुत लकी हो। फिर दोनों बैठकर बात करने लगी। जाओ चिंगशुए ने कहा तुम भी बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। चीहान ने साई लेकर कहा बॉयफ्रेंड मिलना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे लोग तो आते हैं, लेकिन या तो बहुत गरीब होते हैं या बहुत अगली। उसने बताया कि उसने हाल ही में फॉर्चून कैलकुलेट किया और उसे बताया गया कि उसे ट्रू लव 30 साल में मिलेगा। जाओ चिंगशुए को ये सुनकर क्यूरियोसिटी हुई और उसने भी ट्राई करने का सोचा। चीहान ने तुरंत उस मास्टर का कॉन्टेक्ट भेज दिया और उसकी खूब तारीफ की। जाओ चिंगशुए ने डरते हुए तुम दोनों के नाम भेजे और लव फॉर्चून चेक किया। रिजल्ट में लिखा था कि तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। ये देखकर उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इस रिलेशन के खिलाफ थे। उसने तुरंत सोल्यूशन पूछा, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी तुम पार्किंग करके आए और देखा दोनों फोन में लगे हैं। तुमने फोन लेकर बिना सोचे 1000 ट्रांसफर कर दिए और कहा फिर से कैलकुलेट करो। चीहन को ये देखकर गुस्सा आ गया और बोली तुम मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन तुरंत ही दूसरा रिजल्ट आया जिसमें लिखा था कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो और हमेशा साथ रहोगे। ये देखकर तुम खुश हो गए और फोन वापस दे दिया। जाओ चिंगशुए भी खुश होकर तुम्हारे पास आ गई। चीहन गुस्सा होकर बोली तुमने पैसे वेस्ट किए। लेकिन जाओ चिंगशुए बोली रिजल्ट अच्छा है। फिर उसने चीहान को भी कहा कि वो भी दोबारा ट्राई करे, लेकिन चीहान ने मना कर दिया और कहा पहले खाना खाते हैं। हॉटपॉट आने के बाद वो सब भूल गई और नॉर्मल हो गई। खाने के बाद पार्किंग में जाकर उसने कार के साथ फोटोज लिए और फिर जाओ चिंगशुए को शॉपिंग चलने के लिए बोला। लेकिन तभी जाओ चिंगशुए को उसकी माँ का कॉल आया और उसे घर बुलाया गया। उसका घर आउटस्कर्ट्स में था और वहां पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, इसलिए वो अकेले मेट्रो से चली गई क्योंकि उसका लाइसेंस अभी नहीं आया था। तुम और चीहान भी अपने अपने घर चले गए। तुमने कार पार्किंग में लगाई और जैसे ही अंदर जा रहे थे तभी एक फेरारी ला फेरारी तुम्हारे सामने आकर रुकी। तुम उसे देखकर इंप्रेस हो गए, लेकिन तभी तुम्हारी वाइफ का कॉल आया और उसने घबरा कर कहा सू यूएन सब खत्म हो गया। मेरी माँ को पता चल गया कि हुकू बुक गायब है। कल सुबह से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जाओ किंगशुए मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चुपके से घर गई और हाउस होल्ड रजिस्टर चुरा लाई। ये हाउस होल्ड रजिस्टर आमतौर पर उसकी माँ अपने बेडरूम के बेड साइड टेबल के नीचे रखती थी। नॉर्मल तौर पर जब जरूरत नहीं होती तो उसे कोई छूता भी नहीं था। उसने सोचा था कि बाद में मौका देकर चुपके से वापस रख देगी, लेकिन किस्मत देखो आज ही उसकी माँ को पता चल गया। कुछ दिन पहले जाओ किंगशुए ने अपनी माँ से मेरे साथ शादी की बात की थी, इसलिए उसकी माँ तुरंत समझ गई कि रजिस्टर कहाँ गया है। इसलिए उसने तुरंत जाओ किंगशुए को कॉल किया। पहले तो वो उसे बहुत बुरी तरह डांटना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब बेटी रजिस्टर लेकर भाग ही गई है तो अब डांटने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने खाने का बहाना बनाया और उसे घर वापस बुलाकर बंद करने का प्लान बनाया। अब जाओ किंगशुए घर में बंद है और बाहर नहीं निकल सकती। मुझे भी उसने चोरी छुपे बाथरूम में छुपकर कॉल किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसे थोड़ा काल्म किया। वो इतनी घबराई हुई थी कि रोने वाली थी। उसने कहा तुम मत आना, मेरी माँ बहुत बुरा बोलती है, वो तुम्हें इंसल्ट करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी माँ का ये टेस्ट पार करना ही होगा। मैं जानता था वो किस बात से डर रही है, इसलिए मैंने उसे सॉफ्टली समझाया कि ये स्टेप पार करने के बाद हम ओपनली साथ रह पाएंगे। लेकिन वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही बाथरूम के बाहर उसकी माँ ने जोर जोर से डोर नॉक करना शुरू कर दिया और बोली तुम आधे घंटे से अंदर क्या कर रही हो? बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या अंदर गिर गई हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे कॉल काटकर बाहर आना पड़ा। उसकी माँ ने उसे देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा मुझे पता है तुम अंदर उस लड़के से बात कर रही थी। अच्छा है, आज मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर जाओ किंगशुए कंफ्यूज हो गई। उसकी माँ बोली मैंने तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दिया है, सब आज घर आ रहे हैं। आज तुम्हें उस लड़के से ब्रेकअप करना ही होगा और अगर वो नहीं मानेगा तो उसे मारकर मनवाएंगे। मुझे नहीं लगता उसकी हिम्मत इतनी स्ट्रांग है। ये सुनकर जाओ किंगशुए घबरा गई और लगभग रोने लगी। उसने कहा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी बड़ी बात के लिए सारे रिश्तेदारों को बुलाना पहले ही शर्म की बात है और ऊपर से आप लोग उसे मारेंगे। ये सोचकर कि सुयुआन बुरी तरह घायल हो जाएगा उसका दिल भर आया। उसने कहा माँ मेरी बात सुनो, सुयुआन गरीब नहीं है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसकी माँ ने कहा अच्छा है तो क्या तुम अपने कपड़े देखो और बाकी लड़कियों को देखो। उसने उसकी ड्रेस खींचते हुए कहा तुम्हें याद है पड़ोस की लिन लड़की जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलती थी, वो पढ़ने के लिए बड़े शहर गई और वहां एक अमीर लड़के से रिलेशनशिप में आ गई जिसके घर में बिजनेस है। उसकी शादी बहुत ग्रैंड हुई और लड़के वालों ने 1 मिलियन कैश दिया और उसके परिवार को घर और कार भी खरीदी। कुल मिलाकर 5 मिलियन खर्च किए। जाओ किंगशुए ने कहा माँ वो लोग अलग हैं, हम कंपेयर नहीं करते। उसकी माँ बोली मैं भी कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसे रोज अच्छे कपड़ों में देखती हूँ और वो बाहर निकलते वक्त एक कदम भी नहीं चलती, जबकि तुम रोज जॉब करती हो और खुद के लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदी। ये देखकर मुझे दर्द होता है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा मुझे तुम्हारी चिंता होती है, समझी? ये सुनकर जाओ किंगशुए रो पड़ी और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी डोरबेल बज गई जिससे दोनों की बात रुक गई। वो अपना चेहरा छुपाकर कमरे में चली गई और उसकी माँ डोर खोलने चली गई।
मैं और मेरा भाई एपोकलिप्स में अपनी जान पर खेलकर 2 स्पिरिट एग बचाने में कामयाब हुए। मेरा भाई बिना किसी झिझके उनमें से फायर फिनिक्स गर्ल को छीन ले गया और मेरे लिए सिर्फ आइस स्नेक गर्ल को छोड़ दिया। लेकिन किसे पता था कि अचानक हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स आ जाएगा। आइस स्नेक गर्ल की प्रोटेक्शन की वजह से मैं उस भयानक गर्मी से सुरक्षित बच गया, जबकि मेरा भाई जिस फायर फिनिक्स गर्ल को अपने साथ ले गया था वह अपनी इविल फायर को सहन न कर पाने की वजह से भीषण गर्मी में जिंदा जलकर मर गई। मरने से पहले मेरा भाई मुझे घूरते हुए गालियां देता रहा और मेरी आइस स्नेक गर्ल को भड़काकर उसी से मुझे जिंदा जकड़कर मरवा दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो हैरान रह गया, क्योंकि हम दोनों उसी दिन वापस लौट आए थे जिस दिन दोनों स्पिरिट एग अभी अभी हैच हुए थे। इस बार भी मेरे भाई ने बिना एक पल गंवाए आइस स्नेक गर्ल को छीन लिया। उसे लगा कि अगर उसके पास आइस स्नेक गर्ल होगी तो वह आराम से हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स में जिंदा रह पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अपनी पावर बनाए रखने के लिए आइस स्नेक गर्ल को हर रोज ताजा खून पीना पड़ता है। पिछले जन्म में उसका मेरा खून आखिरी बूंद तक चूस लेना और फिर मुझे जिंदा जकड़कर मार डालना, वह दर्द आज भी मेरी यादों में ताजा है। मैंने अपने पास खड़ी आइस स्नेक गर्ल की तरफ देखा और अनजाने में ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बीस्ट क्लैन की परंपरा के अनुसार उन्हें अपने जीवन रक्षक से शादी करनी होती है। असल में मुझे फायर फिनिक्स गर्ल को अपने साथ ले जाना था, लेकिन मेरे भाई को आइस स्नेक गर्ल का ठंडा और डरावना चेहरा पसंद नहीं था, इसलिए उसने मेरी फायर फिनिक्स गर्ल छीन ली। किसे पता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया का तापमान अचानक बढ़ जाएगा और हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। जैसा उसके नाम से ही साफ है, आइस स्नेक गर्ल के पास टेम्परेचर कम करने की पावर थी, जिससे वह अपने आसपास 3 मीटर तक का तापमान तुरंत गिरा सकती थी, जबकि फायर फिनिक्स गर्ल उसकी बिल्कुल उलट थी। मेरा भाई मेरी फायर फिनिक्स गर्ल को ले गया, लेकिन आखिर में वही भीषण गर्मी में जिंदा जलकर मर गया, जबकि मैं आइस स्नेक गर्ल की पावर की वजह से उस एपोकलिप्स से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। मेरे भाई को लगा कि मैंने उसकी बीस्ट पार्टनर छीन ली है, इसलिए मरने से पहले उसने आइस स्नेक गर्ल को उकसाकर मुझे मरवा दिया। उस समय मैं यह कहना चाहता था कि वह शुरू से ही मेरी थी, लेकिन मेरे भाई ने मेरी बात बीच में ही काट दी और बोला, इस सांप को मैंने हैच किया है, मुझे आइस स्नेक गर्ल चाहिए, फायर फिनिक्स गर्ल तुम ले जाओ। मैंने देखा कि वह बेसब्री से आइस स्नेक गर्ल की पतली कमर को अपनी बाहों में भर चुका था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह रीबर्थ लेकर आया है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं तो यही सोच रहा था कि फायर फिनिक्स गर्ल को वापस कैसे हासिल करूं, लेकिन मेरे भाई को सिर्फ इतना पता था कि आइस स्नेक गर्ल के पास टेम्परेचर कम करने की पावर है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इस पावर को बनाए रखने के लिए उसे हर दिन इंसानी खून पीना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके जहरीले दांत हर बार खून चूसते समय असहनीय दर्द देते हैं, जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और इंसान की हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। पिछले जन्म में मेरे भाई के लगातार उकसाने की वजह से आइस स्नेक गर्ल मेरा इतना खून पी चुकी थी कि मैं मरने की कगार पर पहुंच गया था। एक तरह से देखा जाए तो मुझे अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आखिर में उसी ने मुझे जल्दी मौत दे दी। लेकिन इस जन्म में हर रोज सांप के जहरीले दांतों से खून चुसवाने की यातना मेरा भाई खुद सहेगा। पिछले जन्म में जब मैं आइस स्नेक गर्ल को अपने साथ ले गया था, तब वह मन से बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह सिर्फ बीस्ट क्लैन के नियमों की वजह से मजबूरी में मेरी पत्नी बनी थी। लेकिन इस बार जैसे ही उसने सुना कि मेरा भाई उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत उसके पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने शांत आवाज में कहा, शिंगचुआन, अब जब शिंगयू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है तो मैं अब उसी की हूँ, तुम अब मेरा पीछा मत करना। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सिर्फ मैं और मेरा भाई ही नहीं, बल्कि आइस स्नेक गर्ल भी रीबर्थ लेकर आई है। आइस स्नेक गर्ल की बातें सुनकर मेरे भाई के चेहरे पर खुशी और घमंड साफ दिखाई देने लगा। उसने मेरी तरफ घमंड से देखते हुए कहा, क्या हुआ शिंगचुआन, यह आइस स्नेक गर्ल का अपना फैसला है, तुम उस बेकार फायर फिनिक्स गर्ल को लेकर घर चले जाओ। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, अगर छोटे भाई को आइस स्नेक गर्ल इतनी पसंद है तो बड़े भाई होने के नाते मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। मेरे भाई शिंगयू जब मेरे पास से गुजरा तो जानबूझकर अपने कदम धीमे कर दिए। उसने घमंड से मुझे तिरछी नजर से देखा और मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, तुझे अभी तक पता नहीं है ना, बहुत जल्द हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स आने वाला है। जिस दिन तू गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगेगा, उस दिन अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं आइस स्नेक गर्ल तुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि आइस स्नेक गर्ल ने आखिर उसे ही क्यों चुना है। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और कमरे के कोने में बैठी उस फायर फिनिक्स गर्ल की तरफ बढ़ गया, जो अभी अभी अंडे से निकली थी। वह अपने पंख समेटे एक कोने में दुखी हुई थी। उसके पंख अभी ठीक से खुले भी नहीं थे, लेकिन उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ये ऐसा डर था जो उसकी आत्मा तक में बस चुका था। जब उसने सुना कि मेरा भाई आइस स्नेक गर्ल को अपने साथ ले जा रहा है, तभी उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसने फिर भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं उसके सामने जाकर बोला, चलो। मेरी आवाज सुनते ही फायर फिनिक्स गर्ल बुरी तरह कांप गई और डर कर एक कदम पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, शिंगचुआन, क्या आप सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? मैंने उसका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा शरीर तन गया और उसने खुद ही अपना सिर आगे कर दिया। वह कांपते हुए बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारिए। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने धीरे से पूछा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? फायर फिनिक्स गर्ल ने धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ इतना गहरा डर था कि जैसे वह महसूस करना ही भूल चुकी हो। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी रीबर्थ लेकर आई है। मैंने धीरे से पूछा, फायर फिनिक्स, क्या मेरे भाई ने तुम्हारे साथ? लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह बुरी तरह सिमट गई और घबराकर बोली, उसका नाम मत लीजिए, प्लीज उसका नाम मत लीजिए। उसका पूरा शरीर दर्द से सिकुड़ गया, जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसकी आंखों के कोनों से खून तक निकल
निकल आया। मैंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा, मैं बस धीरे से उसे अपनी बाहों में लेकर उसके सामने खड़ा हो गया और शांत आवाज में कहा, अब सब ठीक है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, शिंगचुआन, आपने मुझे अपने साथ क्यों ले लिया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। ये कोई दया या एहसान नहीं है, बल्कि सच है। इसके बाद मैं फायर फिनिक्स गर्ल को लेकर वहां से चला आया। पूरे रास्ते वह बहुत सावधानी से मेरे पीछे पीछे चलती रही, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। काफी दूर आने के बाद उसने धीरे से पूछा, शिंगचुआन, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, घर, लेकिन मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने झिझकते हुए कहा, अगर आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको उड़ाकर घर ले चलती हूँ। इतना कहकर वह झुक गई और मुझे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं शिंगचुआन, आइए, मैं आपको उड़ाकर घर ले चलती हूँ। उसके बार बार कहने पर मैं उसकी पीठ पर बैठ गया। मैं उसे रास्ता बताने ही वाला था कि वह बोली, जरूरत नहीं, मुझे पता है आपका घर कहाँ है। मैं हैरान रह गया और उससे पूछने ही वाला था कि उसे कैसे पता है। तभी वह बोली, शिंगचुआन, हम घर पहुंच गए। उसकी रफ्तार देखकर मैं दंग रह गया। वह किसी हवाई जहाज से भी तेज उड़ रही थी। मेरी हैरानी देखकर वह गर्व से मुस्कुराई और बोली, हवाई जहाज क्या चीज है? मैं फीनिक्स क्लैन की हूँ। पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक भोली लड़की जैसी चमक थी। वह आइस स्नेक गर्ल की तरह बिल्कुल नहीं थी, जिसकी आंखों में हमेशा बर्फ जैसी ठंडक और उम्र से कहीं ज्यादा गहराई दिखाई देती थी। तभी फायर फिनिक्स गर्ल ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, शिंगचुआन, क्या आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? मैंने उसे देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, तुम इतनी अच्छी हो, फिर उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे किया? इतना कहते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मैं तुरंत बोला, माफ करना आप हैं, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप हैं, ये नाम बहुत अच्छा है, शिंगचुआन। क्या मैं सच में इतनी बेकार फिनिक्स हूँ? मेरे कुछ कहने से पहले ही वह खुद बोलती चली गई। वह हमेशा कहता था कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके शरीर को और गर्म कर देती हूँ। आइस स्नेक गर्ल की तरह उसकी मदद नहीं कर सकती। वह कहता था कि उसकी सारी बदकिस्मती की वजह मैं हूँ। उसने मेरे पंख एक एक करके नोच दिए, सुइयों से मुझे गोदा, चिमटे से मेरी चोंच तोड़ दी, फिर मेरे पंख भी तोड़ दिए और मुझे बाहर मरने के लिए फेंक दिया। क्या मैं सच में आइस स्नेक गर्ल से इतनी खराब हूँ? शिंगचुआन, फिर भी आप मुझे अपने साथ क्यों ले आए? मैं तो किसी काम की फिनिक्स नहीं हूँ। मुझे पहले से अंदाजा था कि शिंगयू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना निर्दयी होगा। फायर फिनिक्स गर्ल को चुनने का फैसला उसी का था। हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था। फिर उसने अपनी सारी नाकामी का दोष उसी पर क्यों डाल दिया? मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है आप हैं, तुम उसकी कही हुई एक भी बात पर विश्वास मत करना। तुम बहुत अच्छी हो, तुम आइस स्नेक गर्ल से भी कहीं बेहतर हो। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, आप सिर्फ मुझे दिलासा दे रहे हैं, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं आप हैं, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा, सच में तुम उससे कहीं बेहतर हो। और तुम्हें एक राज बताऊं, मैं भी रीबर्थ लेकर आया हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। फिर मैंने उसे पिछले जन्म की पूरी कहानी बता दी कि कैसे आइस स्नेक गर्ल हर रोज मेरा खून पीती रही और आखिर में मुझे मार डाला। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? हमारे बीस्ट क्लैन की परंपरा के अनुसार हम अपने उद्धारकर्ता के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं, चाहे वह हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, हमें सब सहना पड़ता है। अगर कोई इस नियम को तोड़ दे तो उसे बहुत भयानक सजा मिलती है। फिर उसने आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने पूछा, आप हैं, वह सजा आखिर क्या होती है? उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे भी ठीक से नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि वह बहुत भयानक होती है। मैंने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो, अभी उन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आने वाला है, हमें उसकी तैयारी करनी होगी। हम दोनों ने काफी देर तक सोच विचार किया। एयर कंडीशनर खरीदने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अपोकलिप्स शुरू होते ही बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था ठप हो जाने वाली थी। आखिर में मैंने फैसला किया कि अपने गांव वाले घर के आंगन में एक बहुत गहरा अंडरग्राउंड सेलर खोदेंगे। अंडरग्राउंड सेलर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसे ठंडा रखने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। फायर फिनिक्स गर्ल सिर्फ तेज उड़ ही नहीं सकती थी, बल्कि उसकी ताकत भी बेहद ज्यादा थी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसने 100 मीटर से भी ज्यादा गहरा अंडरग्राउंड सेलर खो दिया। उसे खोते समय हमें अंडरग्राउंड वाटर भी मिल गया। अब हमारे पास ठंडा तापमान भी था और पानी भी। मैं फायर फिनिक्स गर्ल की पीठ पर बैठकर अंडरग्राउंड सेलर की सबसे निचली मंजिल तक गया। नीचे पहुंचते ही चारों तरफ की ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। ऊपर की झुलसाने वाली गर्मी और नीचे की ठंडक में जमीन आसमान का फर्क था। मुझे ठंड से कांपता देखकर फायर फिनिक्स गर्ल ने तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल की और आसपास का तापमान आरामदायक बना दिया। मैंने कहा, अब हमारे पास पानी भी है और सही तापमान भी, लेकिन खाने का क्या करेंगे? वह मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत आसान है, हम इसके पास एक और बड़ा अंडरग्राउंड सेलर बनाएंगे, उसमें बीज बो देंगे, ऊपर सूरज की रोशनी होगी और नीचे अंडरग्राउंड वाटर। जब हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आएगा तब वही तापमान पौधों के लिए सबसे अच्छा होगा। हमें सिर्फ 1 महीने का खाना जमा करना है, उसके बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमने काम बांट लिया और हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आने से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली। अगले दिन अपोकलिप्स आने वाला था। उस रात मैं फायर फिनिक्स गर्ल को अपनी बाहों में लेकर अंडरग्राउंड सेलर के बड़े बिस्तर पर लेट गया और सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उठते ही मुझे महसूस हुआ कि अंडरग्राउंड सेलर का तापमान पहले से थोड़ा गर्म हो चुका है। ठंडी हवा अब आरामदायक लग रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आ गया, हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स आखिर शुरू हो ही गया। फायर फिनिक्स गर्ल ने
राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ, अब मुझे हर समय अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार पावर चलाते चलाते मैं बुरी तरह थक गई हूँ। मेरा फीनिक्स ब्लड तक लगभग खत्म होने वाला है। मैं चौंक गया और पूछा, तुम्हारा मतलब पावर इस्तेमाल करने के लिए ब्लड खर्च होता है? वह मुस्कुरा कर बोली, हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तुम लोग गेम खेलते समय माना खर्च करते हो, वैसे ही हम अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए ब्लड खर्च करते हैं। यह सुनते ही मैं फायर फीनिक्स गर्ल की तरफ दर्द और अपराध बोध से देखने लगा। मैंने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे कुछ दिन ठंड के बिना रहना पड़ता तो भी कोई बात नहीं थी। पिछले 1 महीने में फायर फीनिक्स गर्ल का डर और झिझक लगभग खत्म हो चुका था। उसने सीधे मेरा गाल पकड़कर हल्के से दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पहले से पता था, अगर मैं आपको बता देती तो आप कभी मुझे अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करने देते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर बीस्ट क्लैन के 2 लोगों में इतना फर्क कैसे हो सकता है। पिछले जन्म में मैंने कभी आइस स्नेक गर्ल से गर्मी की शिकायत तक नहीं की थी। गर्मी उससे खुद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पावर इस्तेमाल की, लेकिन उसकी पावर चलती मेरे खून से थी। ये याद आते ही मैंने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाया, पता नहीं इस समय शिंगयू की क्या हालत होगी। अगर पिछले जन्म जैसा ही सब हो रहा है तो आज उसके खून चूसने का पहला दिन होगा। अफसोस, उसकी हालत अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा। शायद फायर फीनिक्स गर्ल मेरे मन की बात समझ गई थी। वह मुस्कुराई और बोली, भैया मैं आपको कुछ मजेदार दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने रहस्यमय अंदाज में मुझे एक ब्रॉन्ज मिरर पकड़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या है? एक साधारण आईना। मैं उसे बार बार उलट पलट कर देखने लगा, लेकिन उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। तभी फायर फीनिक्स गर्ल ने उस ब्रॉन्ज मिरर पर हल्की सी आग फूंकी। अगले ही पल उसका धुंधला शीशा बिल्कुल साफ हो गया और उसमें अचानक शिंगयू और आइस स्नेक गर्ल दिखाई देने लगे। मेरी उलझन देखकर फायर फीनिक्स गर्ल मुस्कुराई और बोली, ये फीनिक्स क्लैन का ट्रेजर है। इसे तुम इंसानों की भाषा में सर्वेलेंस कैमरा कह सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे न बिजली चाहिए और न ही नेटवर्क। मैंने सिर हिलाया और ब्रॉन्ज मिरर में दिख रहे दृश्य को ध्यान से देखने लगा। उसमें शिंगयू पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ आइस स्नेक गर्ल के सहारे बैठा था और लगातार चिल्ला रहा था, गर्मी से जान निकल रही है, जल्दी अपनी कूलिंग पावर इस्तेमाल करो। आइस स्नेक गर्ल ने हल्के से होंठ भींचे। उसे देखते ही मैं समझ गया कि अब वह अपना असली रंग दिखाने वाली है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और उसने शिंगयू की तरफ घूरते हुए कहा, शिंगयू तुमने ही मुझसे अपनी पावर इस्तेमाल करने को कहा है, बाद में पछताना मत। शिंगयू बेसब्री से चिल्लाया, जल्दी करो, मैं गर्मी से मर जाऊंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आइस स्नेक गर्ल ने अपने जहरीले दांत सीधे उसकी बाह में गड़ा दिए। अगले ही पल शिंगयू दर्द से चीख उठा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह हिल तक नहीं पाया। मुझे अच्छी तरह पता था कि स्नेक वेनम ने उसकी मोटर नर्व्स को सुन्न कर दिया था, लेकिन उसकी कीमत यह थी कि उसके पेन नर्व्स 10,000 गुना ज्यादा संवेदनशील हो चुके थे। यानी उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह किसी आम सांप के काटने से 10,000 गुना ज्यादा था। शिंगयू का चेहरा दर्द से पूरी तरह बिगड़ गया। उसकी चीखें पूरे अंडरग्राउंड सेलर में गूंज रही थीं और उन्हें सुनकर मेरे कान तक सुन्न होने लगे। मैंने तुरंत ब्रॉन्ज मिरर बंद कर दिया। जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा फायर फीनिक्स गर्ल मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? अगले ही पल वह दौड़कर मुझसे लिपट गई और अपने पंखों में मुझे ढक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, शिंगचुआन, क्या पिछले जन्म में आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था? तब मुझे समझ आया कि वह मेरी तकलीफ की कल्पना करके ही टूट गई थी। न जाने क्यों मेरी आंखें भी नम हो गईं। पिछले जन्म में मेरे माता पिता हमेशा शिंगयू का पक्ष लेते थे। हर बार मुझे ही उससे समझौता करने के लिए कहते थे, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। सच में मेरी परवाह की थी। मुझे रोता हुआ देखकर फायर फीनिक्स गर्ल पूरी तरह घबरा गई। वह बार बार माफी मांगते हुए बोली, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि आइस स्नेक गर्ल ने आपके साथ इतना अत्याचार किया है तो मैं कभी आपको उसके पास नहीं छोड़ी। मैं तो हमेशा यही समझती रही कि उसके पास टेम्परेचर कम करने की पावर है, इसलिए वह आपको आराम से रखेगी। अगर मुझे सच्चाई पता होती तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपको वापस ले आती। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसकी बाहों में रहते हुए मेरे मन को पहली बार सुकून मिला। कुछ देर बाद मैंने फिर से वह ब्रॉन्ज मिरर खोल दिया, ये देखने के लिए कि उधर क्या चल रहा है। अब शिंगयू की दर्द भरी चीखें बंद हो चुकी थीं। वह सोफे पर बेहद कमजोर हालत में पड़ा कांप रहा था। आइस स्नेक गर्ल की जीभ उसके चेहरे पर धीरे धीरे घूम रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, तुम वाकई काफी सहनशील हो, अपने भाई से कहीं ज्यादा। फिर उसने कांपते हुए शिंगयू की तरफ देखा और बोली, रो क्यों रहे हो? अगर हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में मैं तुम्हारे साथ न होती तो क्या तुम इतनी आराम से जिंदा रह पाते? तुम्हारा भाई शिंगचुआन तो मेरे बिना अब तक गर्मी से तड़प तड़प कर मर गया होगा। उसकी बात सुनकर मैं बस आंखें घुमा कर रह गया। सच तो यह था कि मैं इस समय पहले से कहीं ज्यादा आराम में था। तभी शिंगयू जैसे कुछ सोचकर बोला, क्यों ना मैं किसी बहाने शिंगचुआन को यहाँ बुला लूं, फिर तुम उसका भी खून पी लेना। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही सिर हिलाया, नहीं, अगर वह यहाँ आ गया तो उसे भी तुम्हारी पावर का फायदा मिल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि वह गर्मी से तड़प तड़प कर मरे, फिर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे भीख मांगे। उसकी बातें सुनकर मैंने बेबसी से मुस्कुरा दिया। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था। वह खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में रहे, लेकिन मुझे खुश नहीं देख सकता था। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, आइस स्नेक गर्ल और शिंगयू सच में एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों ही अंदर से एक जैसे थे। आइस स्नेक गर्ल उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। शिंगयू भी जैसे अचानक जोश से भर गया। उसने अपने आंसू पोंछे, किसी तरह उठकर बैठा और बोला, मुझे फोन दो, मैं अभी शिंगचुआन को कॉल करता हूँ, मैं उसकी हालत पर खूब हंसूंगा। आइस स्नेक गर्ल ने ठंडी मुस्कान के साथ फोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, यही तो मैं देखना चाहती थी, तुम सच में अपने भाई से कहीं ज्यादा समझदार हो। अगले ही पल शिंगयू का फोन मेरे पास आ गया। मैंने बिना देर किए कॉल उठा ली। मैं भी देखना चाहता था कि इस बार वह किस बात का घमंड
घमंड करेगा। बचपन से ही उसे अपनी हर चीज दिखाने का शौक था। उसके पास जो भी चीज होती और मेरे पास नहीं होती, वह हर समय उसका दिखावा करता रहता था। मुझे उसकी किसी बात से कभी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जितना मैं उसे नजरअंदाज करता उतना ही उसे लगा कि मैं उससे जलता हूँ। कॉल उठाते ही उसने हंसते हुए कहा, भैया अब तो हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स शुरू हो चुका है, तुम शायद गर्मी से मरने वाले होगे। अगर अभी भी मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगो तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दूं। मैं फोन पर हल्का सा हंसा। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं रोते हुए उससे मदद मांगूंगा, लेकिन मेरी आवाज सुनकर वह खुद चौंक गया। फिर वह गुस्से में बोला, क्या बात है, क्या गर्मी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा यही घमंडी चेहरा नापसंद है। अब अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल भी गिरोगे तब भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं आने दूंगा। हाँ, आखिर हम भाई हैं, इसलिए इतना भी निर्दयी नहीं बनूंगा। अगर तुम मुझे 2 बार सिर झुकाकर प्रणाम करोगे तो शायद मैं दोबारा सोच लूं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं है छोटे भाई, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। हाँ, तुम यह बताओ, आइस स्नेक गर्ल के हाथों रोज अपना खून चुसवाने का अनुभव कैसा लग रहा है? मेरी बात सुनकर शिंग्यू कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो गया। फिर अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, शिंग चुआन, लगता है तुम गर्मी से पागल हो गए हो। इतनी बेवकूफी भरी कहानी भी कोई बना सकता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, छोटे भाई, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि रीबर्थ सिर्फ तुम्हें ही मिला है? और हाँ, फायर फीनिक्स गर्ल मेरे साथ बहुत अच्छी तरह है। सच कहूँ तो उसे मुझे देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इतना कहकर मैंने बिना उसकी बात सुने फोन काट दिया। ब्रॉन्ज मिरर में मैंने देखा कि शिंग्यू ने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। आइस स्नेक गर्ल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? शिंग्यू घबरा कर बोला, शिंग चुआन भी रीबर्थ लेकर आया है, उसे सब पता चल गया। मैंने पिछले जन्म में उसके साथ क्या किया था सब कुछ। आइस स्नेक गर्ल के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ अगर उसे सब पता चल गया? उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शिंग्यू बेचैन होकर बोला, अब उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वह तो मन ही मन मुझ पर हंस रहा होगा। आइस स्नेक गर्ल ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, लेकिन उसे ठंडक कौन दे सकता है? मैं। और उसके पास क्या है? वह बेकार फायर फीनिक्स गर्ल, वह उसका क्या भला करेगी? ये सुनते ही शिंग्यू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कहती हो, शिंग चुआन मुझसे जल रहा होगा। इस समय वह गर्मी से जरूर तड़प रहा होगा। देखते हैं वह कब तक अकड़ दिखाता है। शिंग्यू की बात सुनकर आइस स्नेक गर्ल बेहद संतुष्ट दिखाई दी। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही सोचो और खूब खाना खाया करो, तभी तो तुम्हारे शरीर में इतना खून रहेगा कि मैं हर दिन आराम से पी सकूं। आइस स्नेक गर्ल मुस्कुराकर बोली, अरे अभी का यह थोड़ा सा दर्द क्या मायने रखता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते बाद शिंग चुआन गर्मी से तड़पकर तुम्हारे पैरों में गिरकर रोते हुए मदद मांगेगा। शिंग्यू उस आइस स्नेक गर्ल की बातों में पूरी तरह आ गया और बार बार सिर हिलाने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आइस स्नेक गर्ल को सिर्फ उसका खून नहीं चाहिए था, बल्कि उसका असली मकसद उसकी सोल थी। पिछले जन्म में आइस स्नेक गर्ल को मेरे खून से अपनी पावर बनाए रखने के बाद भी एक सोल की जरूरत थी, लेकिन उसे किसी ऐसे इंसान की सोल चाहिए थी जो उसके जैसा स्वार्थी और निर्दयी हो। सिर्फ ऐसी सोल ही उसकी पावर को हमेशा के लिए स्थिर रख सकती थी। मेरी सोल उसकी शर्तों पर खरी नहीं उतरती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह शिंग्यू को उसके पास ले आऊं। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैंने अपने भाई को वहां पहुंचा दिया तो उसे कैसी भयानक यातना झेलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया था। लेकिन शिंग्यू ने उल्टा यही समझा कि मैं उससे जलता हूं और उसे अच्छा नहीं देख सकता। उस समय तक मैं उसे अपना छोटा भाई मानता था और हमारे भाईचारे की इज्जत करता था, लेकिन अपनी मौत के बाद ही मुझे समझ आया कि उसके दिल में मेरे लिए जरा भी अपनापन नहीं था। इस जन्म में मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा, उसे जो करना है करने दूंगा। इसके बाद मैं और फायर फीनिक्स गर्ल कई दिनों तक बहुत सुकून से रहे। इस दौरान शिंग्यू कई बार मुझे फोन करके अपने आराम की जिंदगी का दिखावा करता रहा। शुरू में मैं उसकी बातें चुपचाप सुन लेता था, लेकिन बाद में जब वह हद से ज्यादा परेशान करने लगा तो मैंने उसे वीडियो कॉल पर अपना अंडरग्राउंड सेलर दिखा दिया। मेरी रहने की जगह देखकर उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उस दिन के बाद उसने मुझे फोन करना लगभग बंद कर दिया और मेरी जिंदगी फिर से शांत हो गई। लेकिन न मैं और न ही फायर फीनिक्स गर्ल ये समझ पाए कि एक नया संकट धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। एक रात हम दोनों अंडरग्राउंड सेलर में सो रहे थे कि अचानक मेरे चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदों से मेरी आंख खुल गई। मैंने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। इतने दिनों से झुलसाने वाला और बिल्कुल सूखा आसमान अचानक बारिश बरसा रहा था। अच्छी बात यह थी कि बारिश का पानी गर्म तो था, लेकिन इतना नहीं कि उसे सहा न जा सके। उसका तापमान लगभग 20-25 डिग्री के आसपास था। शुरुआत में हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह बारिश लगातार कई दिनों तक बिना रुके होती रही। अंडरग्राउंड सेलर में पानी धीरे धीरे भरने लगा और कुछ ही दिनों में वह हमारे टखनों तक पहुंच गया। फायर फीनिक्स गर्ल ने मुझसे कहा कि मैं नीचे ही रहूं, जबकि वह ऊपर जाकर हालात देख कर आती है। काफी देर बाद वह वापस लौटी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। उसने कहा, बाहर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। हमारे अंडरग्राउंड सेलर के ऊपर ढक्कन होने की वजह से अभी तक हम बचे हुए हैं, लेकिन बाहर पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा अंडरग्राउंड सेलर पानी में डूब जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे सब समझ आ गया। मैंने कहा, इतनी भीषण गर्मी में शायद एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल चुकी है। उसी वजह से समुद्र का पानी बढ़ रहा है और लगातार बारिश हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द पूरी दुनिया में फ्लड आ जाएगा। उस समय हम दोनों इस अंडरग्राउंड सेलर में जिंदा ही डूब जाएंगे। फायर फीनिक्स गर्ल ने मेरी बात सुनी और तुरंत सहमत हो गई। मैंने गंभीर होकर कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। उसने होंठ काटे हुए कहा, मुझे भी पता है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर हम जमीन पर चले गए तो इतनी गर्मी में जिंदा कैसे रहेंगे? इतना कहते कहते उसने सिर झुका लिया और उदास होकर बोली, माफ करना शिंग चुआन, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि
तुम्हें सुरक्षित रख सकूं। अगर उस दिन तुमने आइस स्नेक गर्ल को चुना होता तो उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। मैं मुस्कुराकर बोला, ऐसी बात दोबारा मत कहना। अगर मैंने आइस स्नेक गर्ल को चुना होता तो शायद गर्मी से नहीं मरता, लेकिन उसके जहर और दर्द से जरूर मर जाता। मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार योजना आई। मैंने उत्साहित होकर कहा, फायर फीनिक्स गर्ल, मेरे पास एक आइडिया है। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, जल्दी बताइए शिंगचुआन। मैंने कहा, तुम उड़ सकती हो है ना, तो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले चलो। वहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसलिए तापमान भी ठंडा होगा, और चाहे समुद्र का पानी 1000 मीटर तक क्यों न बढ़ जाए, वहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मेरी बात सुनकर फायर फीनिक्स गर्ल खुशी से बार बार सिर हिलाने लगी। वो बोली, शिंगचुआन, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। चलिए अभी चलते हैं। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई और मैंने सिर हिलाकर कहा, रुको, एक समस्या है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, माउंट एवरेस्ट यहाँ से बहुत दूर है। इतनी लंबी उड़ान के दौरान हम रास्ते में ही गर्मी से मर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, लगता है मुझे एक बार शिंग्यू को फोन करना पड़ेगा और उससे मिलकर काम करने की बात करनी होगी। फायर फीनिक्स गर्ल कुछ कह पाती उससे पहले ही मैंने शिंग्यू को कॉल लगा दिया। कॉल उठते ही वह हंसते हुए बोला, क्या हुआ? आखिर गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और अब मेरे सामने भीख मांगने आ गए? मैंने शांत स्वर में कहा, शिंग्यू, लगातार बढ़ते तापमान की वजह से एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल रही है। तुमने भी देखा होगा कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसने हंसते हुए कहा, तो उससे मेरा क्या लेना देना? मैंने समझाया, अगर यही बारिश चलती रही तो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फ्लड आ जाएगा। समुद्र का स्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा। उस समय तुम और आइस स्नेक गर्ल भी नहीं बच पाओगे, इसलिए हमारे साथ मिल जाओ। फायर फिनिक्स गर्ल हम सबको माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा सकती है, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन शिंग्यू जोर से हंस पड़ा और बोला, शिंगचुआन, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है गर्मी ने तुम्हारा दिमाग जला दिया है। मैं 22वीं मंजिल पर रहता हूँ। अगर फ्लड आया भी तो पहले तुम डूबोगे, मैं नहीं। सच बताओ, तुम गर्मी से परेशान हो और घुटनों के बल मेरे सामने आना नहीं चाहते, इसलिए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो बस चाहता था कि हम सब मिलकर बच जाएं। लेकिन उसने घमंड से कहा, अगर गर्मी सहन नहीं हो रही तो मेरे सामने घुटनों के बल आकर सिर झुका दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह घमंड कब टूटा है। उसकी बातें सुनकर मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। फायर फीनिक्स गर्ल तुरंत मेरे पास आई और बोली, शिंगचुआन, क्या हुआ? आपने उससे बात क्यों की? मैंने उदास होकर कहा, मैं चाहता था कि हम मिलकर बचने की कोशिश करें। मेरी बात सुनते ही फायर फीनिक्स गर्ल नाराज हो गई। उसने गुस्से से कहा, आप उसके साथ क्यों मिलना चाहते हैं? वह बहुत बुरा इंसान है। उसने पिछले जन्म में मेरे साथ इतना अत्याचार किया और उसी की वजह से मैं आपसे अलग हो गई थी। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर वह और ज्यादा नाराज हो गई और बोली, आगे से कभी उससे बात मत करना। पिछले जन्म में मुझे अंडे से आपने निकाला था, लेकिन वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इतने दिनों तक मैं उसे ही अपना उद्धारकर्ता समझती रही। बाद में मुझे पता चला कि वह तो मेरा असली उद्धारकर्ता था ही नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें अंडे से मैंने निकाला था? वह मुस्कुराकर बोली, क्योंकि जब आपने मुझे हैच किया था तब आप गाना गा रहे थे। आपकी आवाज भले ही बहुत खराब थी, लेकिन वही आवाज मुझे हमेशा याद रही। बाद में जब शिंग्यू को गाते सुना तो मुझे समझ आ गया कि वह मेरा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। मैं कई बार चुके से आपके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन फिर हाई टेम्परेचर अपॉकलिप्स आ गया। मैंने सोचा आइस स्नेक गर्ल के साथ आप खुश होंगे, इसलिए मैं चुप रही। मुझे क्या पता था कि उसने आपके साथ इतना बुरा किया होगा। उसकी बात सुनकर मैं शर्म से मुस्कुरा दिया। फिर मुझे अपनी और उसकी हालत याद आई। अगर हम गर्मी से नहीं मरे तो फ्लड में डूब जाएंगे। मैं अनजाने में फिर से आह भर बैठा। मैंने धीरे से कहा, लगता है दोबारा जिंदगी मिलने के बाद भी हम पिछले जन्म वाली किस्मत से नहीं बच पाएंगे। फायर फीनिक्स गर्ल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा दूंगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, रास्ता बहुत लंबा है, हो सकता है हम वहां पहुंचने से पहले ही गर्मी से मर जाएं। इसलिए मैं चाहता था कि आइस स्नेक गर्ल रास्ते भर हमें थोड़ा ठंडा रखे। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो शायद मुझे शिंग्यू से हाथ जोड़कर मदद मांगनी पड़े। मेरी मौत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर फायर फीनिक्स गर्ल 2 पल तक मुझे देखती रही, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। वह मुस्कुराकर बोली, मैं तो सोच रही थी कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं और आप तो बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हैं। लेकिन सच बताइए, क्या आप सच में मेरी खातिर उस घटिया आदमी के सामने झुकने के लिए तैयार थे? मैं उसकी बात सुनकर भावुक हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, अरे ये मजाक करने का समय है क्या? फायर फीनिक्स गर्ल बिना कुछ कहे अपने इंसानी रूप से वापस विशाल फीनिक्स के रूप में बदल गई और बोली, आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या करने वाली है, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली और चुपचाप उसकी पीठ पर बैठ गया। वह मुस्कुराकर बोली, अच्छी तरह बैठ जाइए, अब हम निकल रहे हैं। मैं घबराकर बोला, रुको फायर फीनिक्स गर्ल, हम रास्ते में गर्मी से मर जाएंगे। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। मेरा सिर चकराने लगा, पेट में मिचली उठी और ऐसा लगा जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद इतनी गर्मी की वजह से मेरा शरीर जवाब दे रहा है और अब मेरी मौत आई है। इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। तभी मेरे कानों में फायर फीनिक्स गर्ल की हंसती हुई आवाज आई, शिंगचुआन, आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इन्हें खोलिए। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अगले ही पल हैरान रह गया। मेरे सामने का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मैंने अविश्वास से पूछा, फायर फीनिक्स गर्ल, ये जगह कहाँ है? वह गर्व से मुस्कुराई और बोली, माउंट एवरेस्ट की चोटी। मैं दंग रह गया और चिल्लाया, क्या हम इतनी जल्दी पहुंच गए? वह हंसते हुए बोली, बिल्कुल शिंगचुआन, फीनिक्स क्लैन की उड़ान की रफ्तार को कभी कम मत समझिए। मेरी आंखों में खुशी चमक उठी। मैंने उत्साहित होकर कहा, मतलब हम सच में बच गए? चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, वाह, यहाँ कितना ठंडा और सुहावना मौसम है। अब हमें अंडरग्राउंड सेलर में छिपकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी में मैं दौड़कर फायर फीनिक्स गर्ल से लिपट गया। मेरी टक्कर से वह लगभग गिर ही गई, लेकिन अगले ही पल मेरे पेट में फिर से मिचली उठी और मैं वहीं जोर से उल्टी करने लगा। फायर फीनिक्स गर्ल तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से मुझे पानी दिया और चिंता से बोली, शिंगचुआन, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको उड़ान में चक्कर आते हैं? अगर पता होता तो मैं धीरे उड़ती। मैंने
मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे हीट स्ट्रोक नहीं हुआ था, मैं तो बस फ्लाइंग सिकनेस का शिकार हो गया था। फिर अचानक मुझे एक बात याद आई। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, फायर फीनिक्स गर्ल, जब तुम्हारे पास इतनी तेज स्पीड थी तो पिछले जन्म में तुम शिंग्यू को माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं ले गई? उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं और बोली, मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं था और शिंग्यू ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। सच कहूं तो शिंग चुआन, आप बहुत बुद्धिमान हैं। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन अपनी तारीफ करके मुस्कुरा ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी तो कॉल शिंग्यू की थी। कुछ पल सोचने के बाद मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से शिंग्यू की आवाज आई, शिंग चुआन, तुमने पहले कहा था ना कि हम साथ मिलकर काम करें। मैंने अब सोच लिया है, आखिर तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारा प्रस्ताव मान रहा हूँ। घुटने टेकर सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे मदद जरूर मांगनी होगी। उसकी बातें सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ा। फिर मैंने तुरंत ब्रॉन्ज मिरर खोल दिया। मैं देखना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि इतना घमंडी शिंग्यू खुद मुझे फोन करने पर मजबूर हो गया। जैसे ही ब्रॉन्ज मिरर में तस्वीर दिखाई दी, मैं समझ गया। उसके घर के बाहर आया फ्लड अब इतना बढ़ चुका था कि पानी उसकी इमारत की खिड़कियों तक पहुंचने वाला था। मुझे अब समझ आ गया कि आखिर शिंग्यू ने मुझे फोन क्यों किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मदद मांगने वाला वही था, फिर भी बात ऐसे कर रहा था जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। फोन के दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई, अरे शिंगा चुआन, चुप क्यों हो? मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हुआ हूँ क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरी बात ठुकराने की गलती मत करना। मैंने व्यंग्य से कहा, तो क्या मुझे तुम्हारा धन्यवाद भी करना चाहिए? लेकिन शिंगयू को मेरी बातों का मतलब समझ ही नहीं आया। वह घमंड से बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारा जीवन बचाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे मदद मांगनी होगी। उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर मैंने बिना एक शब्द बोले फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल उसका फोन फिर से आ गया। मैं उठाना नहीं चाहता था, मगर यह जानने की उत्सुकता थी कि अब वह कौन सा नया बहाना बनाएगा, इसलिए मैंने फिर से कॉल उठा ली। इस बार उसने बनावटी उदारता दिखाते हुए कहा, चलो शिंग चुआन, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं एक कदम और पीछे हट जाता हूँ। अब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं है, बस जल्दी से यहाँ आओ, मुझे और आइस स्नेक गर्ल को माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा दो। मैंने शांत स्वर में कहा, छोटे भाई, अब मुझे आइस स्नेक गर्ल की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों किसी और के साथ मिलकर बचने की कोशिश करो। मेरी बात सुनते ही वह घबरा गया और बोला, ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, माउंट एवरेस्ट यहाँ से बहुत दूर है, तुम लोग रास्ते में ही गर्मी से मर जाओगे, जल्दी से हमारे पास आओ। मैंने बिना कुछ कहे वीडियो कॉल ऑन कर दी और मुस्कुरा कर बोला, छोटे भाई, जरा खुद देख लो कि मैं अभी कहाँ हूँ। उसने तिरस्कार से कहा, और कहाँ होगे? मैंने कैमरा घुमाकर चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई और कहा, मैं इस समय माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हूँ। ये देखकर शिंग्यू की आंखें फटी रह गईं। वह हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? आइस स्नेक गर्ल के बिना तुम रास्ते में ही गर्मी से मर जाते। मैं मुस्कुराया और बोला, शायद तुम भूल गए कि फायर फीनिक्स गर्ल की उड़ान की स्पीड किसी रॉकेट से कम नहीं है, और हाँ, मुझे इतनी अनमोल साथी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने ब्रॉन्ज मिरर खोला, उसमें शिंग्यू गुस्से से घर का सामान तोड़ रहा था। शोर सुनकर आइस स्नेक गर्ल कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही शिंग्यू पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। वह उसे धक्का देने लगा, गालियां देने लगा और मौका देखकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। यह दृश्य देखकर फायर फीनिक्स गर्ल का चेहरा उतर गया। उसने धीमे से पूछा, क्या पिछले जन्म में उसने आपके साथ भी ऐसा ही किया था? मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वह मेरे सीने से लग गई और भर्राई हुई आवाज में बोली, मेरे साथ तो वह इससे भी ज्यादा बुरा करता था। वह मुझे सुइयों से चुभोता था, चाकू से काटा था, और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुरंत ब्रॉन्ज मिरर बंद करने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि आइस स्नेक गर्ल उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है या नहीं जैसा मैंने उसके साथ किया था। क्या वह भी उसकी हर गलती सह लेगी? उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह जितनी मासूम दिखती है उतनी भोली नहीं रही, लेकिन शायद यह उसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि मैं आइस स्नेक गर्ल को अच्छी तरह जानता था। मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया था, फिर भी उसने मेरे साथ इतनी निर्दयता की थी। अब जब शिंग्यू ने खुद उसके ऊपर हाथ उठाया था तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी, और सच भी यही हुआ। ब्रॉन्ज मिरर में आइस स्नेक गर्ल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने एक झटके में शिंग्यू का गला पकड़ लिया और लगातार कई जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दी। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा सूज गया, होंठ फट गए और मुंह से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दो दांत भी टूटकर जमीन पर गिर पड़े। आइस स्नेक गर्ल की आंखों में हत्या की चमक थी। वह ठंडी आवाज में बोली, शिंग्यू, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। मेरी पावर का इस्तेमाल करके जिंदा रहते हो और ऊपर से मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी करते हो। लगता है तुम्हारी मौत का समय आ गया है। मार खाने के बाद शिंग्यू भी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपना खून इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी पावर से मैं जिंदा रह सकता था, लेकिन अब देखो, पूरा घर फ्लड में डूबने वाला है। अब तुम्हारा क्या फायदा? तुमसे अच्छा तो वह बेकार फायर फीनिक्स गर्ल थी। काश मैंने उसी को चुना होता। आइस स्नेक गर्ल हंस पड़ी और बोली, पिछले जन्म में तो तुमने उसी फायर फीनिक्स गर्ल को चुना था, तब तुम्हें उससे क्या मिला था? उसकी बात सुनकर शिंग्यू एक पल के लिए चुप हो गया। फिर आइस स्नेक गर्ल मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम्हारी एक बात ने मुझे याद दिला दिया कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। शिंग्यू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह बोला, क्या तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई तरीका है? आइस स्नेक गर्ल ने लापरवाही से कहा, मेरी आइस पावर से इस फ्लड को जमा देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सुनते ही शिंग्यू खुशी से उछल पड़ा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास फ्रीजिंग पावर है। जल्दी करो, मुझे भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले चलो, फिर मैं शिंगचुआन को दिखाऊंगा कि आखिर जीता कौन। आइस स्नेक गर्ल ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराकर बोली, शिंग्यू, तुम सच में बहुत जल्दी रंग बदल लेते हो। लेकिन शिंग्यू उत्साह से बोला, लेकिन क्या? आइस स्नेक गर्ल ने अपनी जहरीली स्नेक फैंग्स बाहर निकाली और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। इस बार उसने पहले की तरह उसके हाथ या पैर पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी गर्दन पर अपने जहरीले दांत गड़ा दी। शिंग्यू डर के मारे चिल्लाया, आइस स्नेक गर्ल, तुम क्या कर रही हो? अगर मैं मर गया तो तुम्हें खून कौन देगा? मेरे बिना
वरना तुम भी फ्लड में मर जाओगी, आइस स्नेक गर्ल ने ठंडे स्वर में कहा। वह पहले की बात ही, अब मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं रही, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी सोल चाहिए। तुम्हारी सोल मिलते ही मैं हमेशा अपनी पावर इस्तेमाल कर सकूंगी, फिर मुझे कभी किसी के खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। शिंग्यू का शरीर अस्वाभाविक तरीके से मरोड़ खाने लगा। वह लगभग आधे घंटे तक तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसके मरते ही आइस स्नेक गर्ल खुद भी दर्द से कराहने लगी। उसने अपना गला पकड़ लिया और अपने असली स्नेक फॉर्म में बदल गई। ये देखकर मैंने हैरानी से फायर फीनिक्स गर्ल से पूछा, इससे क्या हो रहा है? उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शिंगचुआन, याद है मैंने आपको बीस्ट लैंड के एंशिएंट रूल्स के बारे में बताया था? मैंने पूछा, कौन सा रूल? वह बोली, जब आपने मुझसे पूछा था कि मैं शिंग्यू का अत्याचार क्यों सहती रही, तब मैंने कहा था कि बीस्ट लैंड के एंशिएंट रूल्स के अनुसार अगर कोई बीस्ट अपने सेवियर को नुकसान पहुंचाता है तो उसे भयानक पनिशमेंट मिलती है। आइस स्नेक गर्ल इस समय उसी एंशिएंट पनिशमेंट को झेल रही है। मैंने सिर हिलाया। अब सब कुछ समझ आ चुका था। ठीक उसी तरह जैसे कुछ देर पहले शिंग्यू तड़प रहा था, अब आइस स्नेक गर्ल भी जमीन पर दर्द से मरोड़ खा रही थी। काफी देर बाद उसकी भी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। आखिरकार बुराई का अंत बुराई से ही हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे को मारकर अपनी मौत बुलाएंगे। शायद यही उनके सारे पापों की सबसे उचित सजा थी।